हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को जो टॉपिक स्टूडेंट चल रहा था वो टॉपिक सिंथेसिस चल रहा था, और उस सिंथेसिस में हम लोग सेंटेंस सीख रहे थे, सिंपल सेंटेंस बनाना, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। आज रूल उसी के आगे हम 5वां रूल्स आपको पढ़ा रहे हैं। रूल उसी के आगे जो 5 नंबर रूल है स्टूडेंट, वो है बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। इम्पॉर्टेंट रूल स्टूडेंट इसलिए ये है कि ये बोर्ड पेपर में पूछा बहुत जाता है। आसान भी सबसे है, लेकिन बोर्ड पेपर में पूछने की संख्या बढ़ी है इसकी, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अगर हेडिंग पे चर्चा करा दें, सबसे पहले हेडिंग बार और देख लेंगे। नाउन आर फ्रेज इन अ पोजीशन, ये जो नाउन लिखा है इससे आप परिचित हैं, संज्ञा है, क्लियर, ये बात हो गई। ये जो बेटा फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, जिसकी हिंदी वाक्यांश होती है। क्या होती है? वाक्यांश। चर्चा अभी इसी में कराएंगे। नाउन फ्रेज, नाउन, ये फ्रेज जो है वो नाउन ही फ्रेज होगा, ये आप कंफर्म कर दें। यानी क्योंकि फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है ना, तो चूँकि फ्रेज के प्रकार वहाँ पे कई हैं, इसलिए जो यहाँ पे आप फ्रेज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो नाउन फ्रेज है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन कोई ऐसा शब्दों का समूह जो काम करता हो एज ए नाउन, उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज बोलते हैं। कहने का मतलब संज्ञा वाक्यांश होता है वो। अब जो भाषा यहाँ पर आई है अपोजिशन, इस अपोजिशन का स्टूडेंट मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब है अगल बगल। अच्छा, अगल बगल से लेना देना क्या है इसका? अगल बगल से इसका मतलब ये कि कोई ऐसे दो संज्ञाएं या फिर फ्रेज, और फ्रेज होंगे तो नाउन फ्रेज होंगे, इसी पे मेंशन कर रहे थे हम। फ्रेज होंगे तो नाउन फ्रेज होंगे, यानी नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, दोनों फ्रेज हो सकते हैं, दोनों नाउन हो सकते हैं। अगर इनको आप पास पास रख देंगे स्टूडेंट, कैसे रख देंगे? पास पास रख देंगे, तो वो जो पास पास रखने की व्यवस्था है, वो जो अगल बगल रखने की जो व्यवस्था है संज्ञाओं की हमारी, उन्हीं को हम लोग अपोजिशन के नाम से जानते हैं। उसी रूल को हम लोग नाउन इन अपोजिशन बोल सकते हैं, अथवा क्या बोलते हैं? फ्रेज इन अपोजिशन, या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन बोलते हैं। तो अभी बात नहीं समझ में आई तो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कोई ऐसी दो संज्ञाएं जो पास पास, अच्छा मान लेते हैं कि फ्रेज हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, उसको भी भुला जाते हैं हम, फ्रेज से भी कोई लेना देना मेरा नहीं, ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा व्यवहारिक आ जाते हैं। हमें केवल मतलब ये है कि अगर फ्रेज भी है तो काम तो नाउन वाला करता है ना, वो काम तो संज्ञा करेगा ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो भी तो नाउन है, काम तो नाउन वाला करेगा ना, तभी तो सब्जेक्ट बनेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन है तो पूरी तरह एज ए नाउन काम करेगा, जिस तरह संज्ञाएं काम करती हैं उसी तरह से नाउन फ्रेज काम कर रहा होगा फिर तो अगर नाउन फ्रेज पास पास रख लिए जाए, या नाउन फ्रेज पास पास रखे जाएंगे स्टूडेंट, उसी नियम को हम लोग नाउन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दें जिससे आपको यह पता चल जाए व्यवस्था क्या है उसकी। सेंटेंस दिखा दें, जैसे ये लिख दें, एडिसन कामा अ ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटेड ग्रामोफोन। क्या लिख दें? इन्वेंटेड ग्रामोफोन। देख लिया सेंटेंस? सेंटेंस जो स्टूडेंट लिखा वो लिखा एडिसन कामा ए ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटेड ग्रामोफोन, कामा यहां पर भी लगा दे। अब अगर गौर करें तो जो ये एडिसन लिखा है
और जो ये ग्रेट साइंटिस्ट लिखा है ये दोनों समान है। अपोजिशन की एक और मीनिंग होती है समान अधिकरण होता है, ये दूसरी अपोजिशन की हिंदी है। अगर ये देखें तो दोनों ये समान हैं, एडिसन और ग्रेट साइंटिस्ट ये दोनों समान हैं। यानी जो सेंटेंस की हिंदी थी स्टूडेंट, वो सेंटेंस की ये हिंदी थी कि एक महान वैज्ञानिक एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। सेंटेंस क्या लिखा? एडिसन अ ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटेड ग्रामोफोन। तरीका एक और लिखने का है। कई बार आपने इस तरह सेंटेंस देखते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट डायरेक्ट लिखा होता है एडिसन, इस तरह से तो कामा से बच जाते हैं। इस विधि में जब लिखना होता है तो हम लोगों को कामा 2 बार लगाना पड़ता है। कहने का मतलब जो नाउन या नाउन फ्रेज अपोजिशन पे रहता है उसको हम 2 अल्पविरामों के बीच में रखते हैं। जैसे एक कामा ये लगा और दूसरा कामा ये लगा। सेंटेंस अगर अलग अलग कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस जब एनालिसिस सेंटेंस का होता तो ये सेंटेंस होता एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और ये सेंटेंस लिखा होता ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन। सेंटेंस क्या लिखा होता? एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, आगे क्या लिखा होता? ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन। अब ये दोनों समान हैं। हो सकता है आपको ये कम समझ में आ रहा हो, सेंटेंस दूसरा उठाए ले रहे हैं। सेंटेंस मान लेते लिख देते हैं और ये लिख देते हैं मोदी जी कामा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर लगा देते हैं कामा और यहां पे लिख देता इज अ ग्रेट लीडर। लिख गया सेंटेंस। अब देख लेता हूं, मोदी जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट लीडर। अगर ये कह देते सेंटेंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट लीडर, तो वहां से पता ये चल रहा था कि वो मोदी जी हैं। और अगर सेंटेंस आप ये बोल देते कि मोदी जी इज अ ग्रेट लीडर, तो आपको पता ये चल जाता कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट हमारे ये कि जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आया है और जो मोदी जी हैं, इनमें कोई अंतर है क्या दोनों में? क्या ये समान नहीं है क्या दोनों? ये तो आप कहते हैं समान हैं, ये दोनों एक ही हैं। मोदी जी भी वही हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वही मोदी जी हैं, और जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी, जो मोदी हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ये दोनों जो आए हैं नाउन। अब इसको देख लें तो ये फ्रेज है, चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कई वर्ड आए हैं, चूंकि 2 या 2 से जैसे ही ज्यादा हो जाएंगे वर्ड, उन्हीं को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, उसी को फ्रेज बोलते हैं आप दूसरी भाषा में। तो अब चूंकि ये काम तो नाउन वाला काम कर रहा है ना, तो ये तो नाउन फ्रेज हो गया है ना। अब अगर मोदी जी आप देखें तो ये तो नाउन हो गया, ठीक है ना। अब चूंकि ये अपोजिशन पे आए हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो नाउन या नाउन फ्रेज अपोजिशन पे होता है स्टूडेंट, उसे हम 2 अल्पविरामों के बीच में रखते हैं। इसी नियम को आप मोस्टली समझना है। जो नाउन या नाउन फ्रेज अपोजिशन पे होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 2 अल्पविरामों के बीच रखते हैं। देखो एक कामा ये लगा है और एक कामा ये लगा है। यही स्थिति स्टूडेंट इसमें थी, जो एडिसन और ग्रेट साइंटिस्ट हमने लिखा था, यही स्थिति इनमें थी कि ये दोनों समान थे। क्योंकि अगर इनका एक्सप्लेन एडिसन का हो रहा था स्टूडेंट, तो एक एडिसन का जो एक्सप्लेन हुआ वो एक्सप्लेन ये हो रहा था कि ग्रेट साइंटिस्ट हैं वो। अब आपको मोस्टली एक चीज बड़ी आसान और बता दें, फ्रेज उठाए कहां से जाएंगे? जो अपोजिशन है, अपोजिशन लिया किस सेंटेंस से जाएगा? तो बेटा उसमें टू बी की फॉर्म्स आई होंगी। ये इजी करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपको सेंटेंस बनाने में, और चूंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उस जहाँ पे टू बी की फॉर्म्स आ जाएंगी, इज एम आर वाज वेयर लग गया तो समझ लीजिए वहीं से उठ जाएगा। जिस सेंटेंस पे इज एम आर वाज वेयर लगा है वहीं से आप अपोजिशन उठा लेंगे। तो अपोजिशन का मतलब समझ गए, साइड बाई साइड, अगल बगल, किन्हीं ऐसी 2 संज्ञाओं को, किन्हीं ऐसे 2 फ्रेजेज को पास पास रखना या अगल बगल रखना जिनसे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का पता चल रहा है,
उसको हम अपोजिशन के नाम से जानते हैं, और यह विध अपोजिशन कहलाती है। यानी किसी दो संज्ञाओं को या दो फ्रेजेज को पास पास रख देने की विधि अपोजिशन के नाम से जानी जाती है। क्योंकि वो दोनों समान होते हैं, उन्हीं को हम लोग नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा है, एडिसन अ ग्रेट साइंटिस्ट इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ये जो सेंटेंस लिखा है ये नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन पे है। ये भी सेंटेंस हमारा अपोजिशन पे रखा है, ये भी सेंटेंस हमारा अपोजिशन पे रखा है। अब स्टूडेंट चर्चा ये आई कि ये नियम हम लोग लगाएंगे कब, सेंटेंस कैसे होंगे जब हम लोग सेंटेंस पे नियम लागू कर देंगे। तो स्टूडेंट हम लोग ये नियम तब लागू करेंगे अपोजिशन वाला, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में नाउन, गौर कर लीजिएगा, जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में नाउन की व्याख्या की गई होगी। क्या की गई होगी? नाउन की व्याख्या की गई होगी, और सेंटेंस पढ़ने से ये पता चलेगा कि वो दोनों नाउन समान है। यानी जो एक्सप्लेनेशन आया है वो, और जो वहां पे संज्ञा जिस नाउन का एक्सप्लेन किया जा रहा है वो दोनों एक ही हैं। और समान कैसे हो जाते हैं? तो हमने बताया कि अगर उस सेंटेंस को आप टू बी की फॉर्म्स पे रख देंगे और फिर आप बोल देंगे तो ऑटोमेटिक वैसे भी इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये रूल है। क्लास होती तो बड़ा डिटेल पे हम आपको जाते लेके। सेंटेंस अगर देख लें यहाँ पे, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, यहीं से स्पष्ट कर देंगे आपको। अगर आप सेंटेंस देखें राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, तो इसका मतलब है कि राणा प्रताप बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, हमारी चर्चा थी कि जिसमें टू बी की फॉर्म्स है वहां से आप आसानी से इजिली उठा सकते हैं। अपोजिशन में या तो फ्रेज होगा तो फ्रेज को उठा लेंगे, नाउन फ्रेज होगा तो उसको, या नाउन अकेले होगा तो उसको ले लेंगे। अगर आप गौर करें तो चूंकि वाज इस पे आया है तो इसका मतलब है कि राणा प्रताप और ब्रेव वॉरियर ये दोनों समान हो चुके हैं। अब अगर गौर कर दें, जो ही आया स्टूडेंट, ये राणा प्रताप यहां रखे थे, तो इसका मतलब है किंग ऑफ मेवाड़ है, और जो राणा प्रताप है वो समान हो चुके हैं। बात समझ में आ रही हो तो बताना। हमने कहा राणा प्रताप ब्रेव वॉरियर समान है, कोई समस्या नहीं। राणा प्रताप किंग ऑफ मेवाड़, चूंकि दोनों में वाज आया है, टू बी की फॉर्म्स आई हैं, तो दोनों में से किसी से ले सकते हैं। सेंटेंस आप पहले तरह से बनाते तो सेंटेंस आप ये बना लेते, राणा प्रताप कामा अ ब्रेव वॉरियर, फिर कामा वाज द किंग ऑफ मेवाड़, सेंटेंस राइट था। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा एक हम लोग काम ये करते हैं कि जो ज्यादा नजदीक जिनमें संबंध होता है उस नाउन या फ्रेज को अपोजिशन पे रखते हैं। जैसे किंग ऑफ मेवाड़ देख लें, सेंटेंस राइट है पहले जो बता चुके, लेकिन किंग ऑफ मेवाड़ पे और राणा प्रताप में ज्यादा बात क्लियर है। यानी अगर सेंटेंस आप बनाते तो आप ये लिख देते राणा प्रताप कामा, और फिर क्या लिखते, द किंग ऑफ मेवाड़। और द किंग ऑफ जो मेवाड़ है स्टूडेंट, ये अपोजिशन है। किसका अपोजिशन है? राणा प्रताप का। ये किंग ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप के अपोजिशन पे हैं, इसीलिए इनको दो बार कामा से पृथक किया जाएगा। यानी जो नाउन या नाउन फ्रेज हमारा अपोजिशन पे होता है स्टूडेंट, उसको हम दो अल्पविरामों के बीच रखते हैं। एक नियम आपको और क्लियर कर दें, जिस सेंटेंस से आप अपोजिशन उठाएंगे, जिस सेंटेंस से, चूंकि वो पहले भी सेंटेंस पे हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, जिस सेंटेंस से आप अपोजिशन ले रहे होंगे उसका वर्ब छोड़ देंगे, उसका वर्ब नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही वर्ब आनी है ना वहां पे, तो उसका वर्ब नहीं लिखेंगे। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, तो इसका वाज छूट गया, तो केवल अब ये वाज ए ब्रेव वॉरियर लिख लिया गया। समझ गए? वाज अ ब्रेव वॉरियर बन गया सेंटेंस। दूसरा देख लेते हैं, कालिदास रोड दी शाकुंतलम, ही वाज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। अब तुरंत जान गए कालिदास रोड दी शाकुंतलम लिखा है, यहां से आपको दिक्कत होगी उठाने में, क्योंकि यहां से कैसे अपोजिशन पे लेंगे। अगर अपोजिशन में लेते तो रोड को आपको राइटर पे ले जाना पड़ता, नाउन बनाना पड़ता, एक बड़ा काम हो जाता। आसान कहां से आप जान गए, आगे वाले सेंटेंस में टू बी की फॉर्म्स आई, वाज आप जान गए कि जो एक ग्रेट पोएट और ड्रामेटिस्ट जो आया है ये कालिदास का क्या है, अपोजिशन है। इसका मतलब है एक ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट जो आए हैं इनको कहां पे रखेंगे, कालिदास के बगल में। किसके बगल में रखेंगे? अब जब वहां से इसको उठा लिए,
ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट को, तो स्टूडेंट ये वाज अब नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमने बताया है ना जहां से हम लोग अपोजिशन उठाते हैं उस वर्ब को सेंटेंस की क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग। सेंटेंस क्या बनेगा, कालिदास कामा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, लिख गया। अब क्या लिख दिया, रोट दी शाकुंतलम, रोट दी शाकुंतलम। नोट हो गया, बन गया सेंटेंस हमारा। तीसरा देख लेते हैं, तो हमने सब्जेक्ट में दिखाए। स्टूडेंट कई बार आपका अपोजिशन बाद में जा सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की स्थिति हो सकती है उसकी, है ना, क्योंकि जैसे नाउन जहां जहां पे नाउन रखा जा सकता है वहीं वहीं पर इनका प्रयोग है, चूंकि नाउन है ये, ठीक है। तो फ्रेज, अगर फ्रेज भी है तो वो भी चूंकि नाउन है, काम चूंकि नाउन वाला कर रहा है ना, तो संज्ञा तो वो भी हो गया, बस ये है कि वो नाउन फ्रेज हो गया। जब बनाएंगे सेंटेंस, अगर आप ये देखें, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, और दूसरा सेंटेंस देख लें, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, तो एक्सप्लेनेशन किसका हुआ है, आई का हुआ है कि मुंबई का हुआ है। आप बोले सर मुंबई नाउन है, इसी का हुआ है, आप यहां मुंबई लिख सकते थे और सेंटेंस ये कर सकते थे, मुंबई इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इसका स्टूडेंट मतलब ये हो गया कि द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया जो आया है वो मुंबई का पोजीशन है। जो ये फ्रेज आ गया है, आप ये देख रहे हैं वर्ड हैं, कई वर्ड हैं यहाँ, कई शब्द है ना यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रेज बोलते हैं, और ये नाउन फ्रेज है क्योंकि नाउन का काम कर रहा है। तो जो द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया आया, अब इसको आप आई के पास तो नहीं रख सकते ना, ये बात तो क्लियर हो गई ना आपकी। एक्सप्लेन जिसका होगा, सब्जेक्ट हो रहा तो सब्जेक्ट के पास रखेंगे ना, सब्जेक्ट का तो नहीं हो रहा है ना, तो अब इसको किसके पास रखेंगे, मुंबई के पास रखेंगे ना। करेंगे क्या, सेंटेंस पहला वाला पूरा, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, कामा लगा दिए कामा। अब इससे अपोजिशन में उठाना इस फ्रेज को, नाउन फ्रेज को, तो बताओ इज लिखेंगे क्या, आप कह रहे हैं नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं जहां से उठाते हैं फ्रेज को या नाउन को वहां की वर्ब छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल छोड़ेंगे। द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया लिख दिया, सेंटेंस हमारा बन गया, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, बन गया सेंटेंस। एक लास्ट सेंटेंस इस तरह का स्टूडेंट और लिया, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, और आगे लिखा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो हमने इट नहीं लिखा, यहाँ पे सीधे दिल्ली लिख दिया। अब आप जान गए जो एक्सप्लेनेशन हुआ है, यानी जो द कैपिटल ऑफ इंडिया है और जो दिल्ली है समान है दोनों, ठीक है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। आप कैपिटल ऑफ इंडिया बोल दे तो दिल्ली को संकेत करता है, आप दिल्ली कर दें तो कैपिटल ऑफ इंडिया को संकेत करता है। यानी ये जो दोनों हैं, एक जो है नाउन फ्रेज और एक जो नाउन है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समान हैं। अब जब दोनों समान है तो इनको पास पास लिखने की जो विधि है, उसी को स्टूडेंट हम लोग अपोजिशन के नाम से जानते हैं। अगर दिल्ली को और द कैपिटल ऑफ इंडिया को हम लोग पास पास लिख देंगे ना, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, यही विधि हमारी नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन के नाम से जानी जाती है। स्पष्ट है ना, सेंटेंस जोड़ दें, क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर बहुत पूछे जाते हैं, आसान है ना चूंकि, तो बन जाएगा आसान से। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, कामा लगा दिए। अब ये इस तो नहीं लिखेंगे ना, तो आगे क्या लिख देंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने 4 सेंटेंस स्टूडेंट आपको बताए हैं, 2 पहले मेरा प्रयास रहा बताने का, ठीक है, आसान है, किताब आपके पास है, मैंने समझाने का प्रयास कर दिया है। वीडियो गौर से सुनिएगा, जो बात बताया जाए उसको सुनिए और इसके बाद समझिए कई बार उसको, जो बताया जा रहा है उसको सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच लेंगे तो पहली बार में स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, थैंक यू।